हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है टूर दी फोर्थ सीरीज की डे 5 और टूर दी फोर्थ सीरीज जो कि मैंने शुरू करी है आप लोगों के लिए, सभी टीचिंग के एग्जाम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। आज भी शेक्सपियर और ग्रामर के क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं। पहले हम एक राइटर को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो एक अलग अलग राइटर्स को लेंगे। और इसकी जो कोटेशन है वो ये है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये सब आप लोग बिल्कुल जानते भी हैं, समझते भी हैं कि जो काम कोई व्यक्ति कर रहा है और अगर वो इसमें असफल है तो वही लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जिस दिन वो उसमें सफल हो जाता है लोगों की राय बदल जाती है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ये है हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का वीडियो बैच का ऐड है। हमारे पास यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का वीडियो बैच अवेलेबल है, जिसमें राइटर्स और राइटर्स यानी कि लिटरेचर का पार्ट, जिसमें राइटर्स हैं और लिटरेरी टर्म्स हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, उसके अलावा ग्रामर, ये वीडियोस सीक्वेंशियली अरेंज करे गए हैं। और आपको टीजीटी पीजीटी DSSS भी सारा इस पर मिलेगा, मतलब 3 अलग अलग बैचेस हैं। और आपको इसके साथ ही इनके नोट्स भी आपको मिलते हैं, और वो नोट्स आपको बुक फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि नोट्स बुक फॉर्म में मिलते हैं, आपके घर पर हम लोग कुरियर करवाते हैं। और इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और 7895937338 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हिज लाइफ वॉज जेंटल and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man, who is the speaker and about whom is this spoken। ये जो लाइंस हैं ये एंटनी की, मार्क एंटनी की लास्ट स्पीच है। इसमें एंटनी ब्रूटस को देखकर ये कह रहे हैं, ब्रूटस की मृत्यु हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि सिवाय इसके ये एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सीजर की हत्या में पार्टिसिपेट इसलिए करा, सीजर की हत्या में ये इसलिए शामिल हुआ क्योंकि ये रोम से प्यार करता था। इसीलिए उनकी लाइफ बहुत जेंटल थी, और नेचर माइट स्टैंड अप एंड से दिस वाज द मैन, कि ये था वो आदमी, कि नेचर खुद खड़ी होकर इस बात को कहेगी कि ही वॉज द ओनली मैन, द नोबलेस्ट रोमन्स ऑफ ऑल। बाकी लोग तो अपने स्वार्थ की वजह से जुड़े थे, मगर ब्रूटस सिर्फ रोम से प्यार के लिए जुड़ा था। तो ये लाइंस मार्क एंटनी की लाइंस हैं, किसके लिए? ब्रूटस के लिए। मार्क एंटनी ऑन ब्रूटस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड्स इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर्ड वेल इट वर्क क्विकली। ये वर्ड्स हैं मैकबेथ के। ये वर्ड्स मैकबेथ के हैं जब वो ये सोच रहा है कि अगर मुझे डंकन को मारना ही है, अगर मुझे स्कॉटलैंड का राजा बनना ही है, तो ये डीड जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ठीक है। अगर इस डीड को करके और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे फेवर में ही होंगे तो इट शुड बी डन, और ये जल्दी ही की जानी चाहिए। तो ये मैकबेथ के वर्ड्स हैं। मैकबेथ इसमें कह रहे हैं कि मैं डंकन को, अगर इसको डंकन को मुझे मारना है तो ये काम मुझे जल्द ही करना होगा। Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? सबसे पहले हम क्रॉस ड्रेसिंग को समझते हैं। शेक्सपियर के समय में जो लड़के होते थे वो ही हीरोइन का रोल प्ले किया करते थे। तो कुछ समय बाद वो लड़कियां लड़कों के डिस्गाइज में आ जाया करती थी। इसे क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं। अब क्रॉस ड्रेसिंग इनमें से कौन से प्ले में नहीं है? एज यू लाइक इट में है, रोजलिंड लड़के का रूप लेती है। सिम्बलीन में इमोजेन जो है वो फिडेल का रूप लेती है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी क्रॉस ड्रेसिंग है। केवल क्रॉस ड्रेसिंग जूलियस सीजर में नहीं है। तो जूलियस सीजर, इन चारों प्लेज में से जूलियस सीजर वो प्ले है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग का यूज नहीं किया गया। Who among the following gave a happy ending to King Lear? पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या जो है वो कहा गया है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि
नाहम टेट जो थे उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर जो है वो वर्क लिखा है और उसमें उन्होंने हैप्पी एंडिंग दी है। हालांकि उन्होंने काफ़ी साल बाद इसे दिया है। नाहम टेट ने हैप्पी एंडिंग दी है किंग लियर को और इसका जो पूरा नाम है वो इन्होंने नाम जो दिया है दैट इज द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। ये जो वर्क है ये ऐसा नहीं है कि किंग लियर शेक्सपियर का उठाया प्ले और उसमें हैप्पी एंडिंग कर दी। नाहम टेट ने दिया है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, ये उनका वर्क है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। हिस्ट्री ऑफ किंग लियर ये नाहम टेट का वर्क है, इसमें उन्होंने हैप्पी एंडिंग दी है। नाउ हैप्पी एंडिंग क्या दी है? हैप्पी एंडिंग कि जो किंग लियर हैं वो अपनी थ्रोन को उन पे दोबारा आ जाते हैं और कॉर्डिलिया की जो शादी है वो कॉर्डिलिया की शादी एडगर से करवा दी जाती है। तो इसमें हैप्पी एंडिंग है कि कॉर्डिलिया की शादी एडगर से और इसके अलावा किंग लियर अपनी थ्रोन पर वापस आ जाते हैं। तो ये दिए है नाहम टेट ने किस में वर्क में? द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर में। तो क्वेश्चंस को रटिए नहीं समझिए। कीप अप योर ब्राइट swords for the dew will rust them, good signor you shall more command with years than with your weapons। ये लाइंस जो हैं वो ऑथलो की लाइंस हैं। ऑथलो जब डेस्डेमोना से शादी कर लेता है और उसके बाद ब्रबेंशियो और कुछ और उनके मेन जो हैं वो उसको थ्रेटन करने के लिए आते हैं और तभी ऑथलो को एक बुलावा आता है कि वो किंग की तरफ से, ड्यूक की तरफ से, कि साइप्रस में जाकर उसको मैटर जो है वो देखना है। तो ब्रेबेंशियो को ये वो कहता है कि जब वो उसको थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑथलो को, तो ऑथलो के ये शब्द हैं ब्रेबेंशियो उनके मेन के कि आप लोग अपने ईयर्स यानी कि अपनी उम्र से तो कमांड कर सकते हैं कि एज में बड़े हैं, मगर वेपन से कमांड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑथलो की जो मजबूती है, ऑथलो की जो शारीरिक ताकत है, उसके सामने और कोई स्टैंड जो है वो नहीं करता। तो कीप अप योर कि जो ये तुम मुझे डराने के लिए सोर्स लेकर आए हैं इनको रख लो, क्योंकि अगर नहीं तो बाहर निकालोगे तो ड्यू विल रस्ट देम। तो ड्यू जो है इन पे जंग लगा देगी कि गुड सिग्नियो कि महाशय आप अपनी उम्र से तो कमांड कर सकते हैं मगर अपने वेपन से नहीं। तो ऑथलो यहाँ पर ये दिखा रहा है, एक व्यंग है, ये एक सटायर है कि आप जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं तो यू कैन नॉट थ्रेटन मी। ऑथलो को कोई भी थ्रेटन नहीं कर सकता और ऑथलो को तो ड्यूक ने जो है बुलाया है साइप्रस के मैटर को देखने के लिए। तो ऑथलो जो है यहाँ पर एक ये लाइट सा व्यंग है और ऑथलो किसको कह रहे हैं? ये एड्रेस ऑथलो की लाइंस हैं, किसके लिए हैं? ब्रेबेंशियो, रॉड्रिगो एंड ऑफिसर्स, ये लोग जो सारे के सारे आए हैं उनसे ये बात जो है वो कही जाती है। तो मैंने इसका आपको सिर पैर भी बता दिया कि किस वे में जो है वो कही जाती है। इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम? पुअर टॉम की आवाज में बोलता है एडगर, क्योंकि एडगर को भी बाहर निकाल दिया जाता है ग्लाउसेस्टर के द्वारा और जो वो एक भिखारी के जो है डिस्गाइज में रहता है और वो पुअर टॉम के रूप में किंग लियर वो बोलता है। किंग लियर में पुअर टॉम के रूप में कौन बोलता है? एडगर। Which of these Greek plays was a source for the Winter's Tale? अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा होगा कि विंटर्स टेल का जो सोर्स है दैट इज रॉबर्ट ग्रीन का पेंडेस्टो है। रॉबर्ट ग्रीन के पेंडेस्टो जो है इट इज द सोर्स ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडेस्टो। लेकिन इसमें जो पूछा गया है वो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्रीक प्ले जो है वो भी विंटर्स टेल का जो है एक सोर्स है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। एक जो वर्क है एल्सेस्टिस। एल्सेस्टिस आप लोगों ने अगर विंटर्स टेल पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि विंटर्स टेल में एक स्टैचू सीन है जिसमें 16 इयर्स बाद जो स्टैचू है वो इट कम्स ये जो रानी का स्टैचू। विंटर्स टेल की स्टोरी अगर शॉर्ट में करें तो राजा को अपनी वाइफ पर इनफिडेलिटी का शक होता है,
जिस वजह से वो अपनी जो उसकी बेटी है उसको मरवा देता है, और मतलब ऐसा उसको लगता है, और उसकी पत्नी जो है वो भी मर जाती है। लेकिन बाद में काफ़ी लंबे समय का एक लीप होता है और ये पता चलता है कि राजा की जो पत्नी है वो उस पे उसको एक मूर्ति के रूप में है, और जब वो मूर्ति मूर्ति के पास जाता है तो द स्टैचू वाज वार्म एंड इट कम्स बैक टू लाइफ। तो ये जो सीन है ये विंटर्स टेल का सीन है। ये सीन एल्सेस्टस में भी है। अब इसके सीन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे एल्सेस्टस में एक स्टैचू सीन जो विंटर्स टेल में, उसमें हरमियोने शी कम्स बैक टू लाइफ। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी। एल्सेस्टस जो है यूरिपिडस का वर्क है। एल्सेस्टस, दिस इज अ वर्क बाय द ग्रीक प्ले राइटर यूरिपिडस, और इसमें उन्होंने जो दिखाया है ये जो स्टैचू सीन है ये यूरिपिडस के प्ले एल्सेस्टस से मिलता जुलता है। इसमें जो एडमेटस जो है वो गॉड्स के द्वारा उसको लंबी उम्र दी जाती है, मगर इस बेसिस पे कि कोई ना कोई उसकी जगह पर मरेगा। तो उसकी जो वाइफ है एल्सेस्टस वो उसकी जगह पर मरने को तैयार हो जाती है। जब उसको हेड्स में यानी कि अंडरवर्ल्ड में ले जाया जा रहा है तो हेराकल्स जो है वो उसको बचा के लाता है एंड शी कम्स बैक टू लाइफ। तो ये यूरिपिडस के ये जो इसमें एल्सेस्टस जो है वो एक सीन का प्रोबेबल सोर्स है, पूरे प्ले का नहीं, सीन का प्रोबेबल सोर्स है। और वो भी कौन से सीन का? स्टैचू सीन का, जिसमें हरमियोने कम्स बैक टू लाइफ। तो इस सीन का प्रोबेबल सोर्स कौन है? एल्सेस्टस बाय यूरिपिडस। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट इज ग्रीक टू मी यू आर कोटिंग। ये लाइंस जो हैं ये जूलियस सीजर में कास्का के द्वारा बोली जाती है जब वो सिसरो के स्पीच जो कि और कॉन्स्पिरेटर्स समझ जाते हैं, मगर कास्का को ग्रीक नहीं आती है तो वो नहीं समझता। तो ये इट्स ग्रीक टू मी मतलब अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो आप कहते हैं कि इट्स ग्रीक टू मी, इट मीन्स इट इज़ मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। तो ये जो है ये टर्म इट्स ग्रीक टू मी जूलियस सीजर में शेक्सपियर ने यूज किया था, कास्का के द्वारा बोला गया था। तो हियर वी आर कोटिंग विलियम शेक्सपियर। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में यूनिटीज को खूब तोड़ा मरोड़ा है। यूनिटीज़ 3 होती हैं जिन्हें एरिस्टोटल ने जो मैंने आपको ये बताया भी था कि क्लासिकल यूनिटीज़ जो है वो इन्हें कहा जाता है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के वायलेशन ऑफ यूनिटीज़ को रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट कि उन्होंने कहा था कि रीडर्स एबिलिटी को खुद जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इतनी वो स्पेस देते हैं कि रीडर्स अपने आप उसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसीलिए उन्होंने इसे जस्टिफाई जो है वो किया है। किल क्लॉडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। चलिए बात करते हैं, ये शेक्सपियर का प्ले है मच अडो अबाउट नथिंग। ये प्ले यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। इसमें बीट्रिस और बेनेडिक्ट के बीच में ये एक सीन है जिसमें इससे बीट्रिस जो है बेनेडिक्ट अकेले रह जाते हैं। इससे पहले हीरो की शादी जो है वो टल जाती है। हीरो इज द वुमेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। हीरो की शादी टल जाती है क्योंकि उसके ऊपर इनफिडेलिटी का आरोप लगाया जाता है क्लॉडियो के द्वारा, और women in that time could not speak for themselves, तो वो अपने लिए कुछ बोल नहीं पाती, उसे भेज दिया जाता है। इस बात से बीट्रिस को बहुत गुस्सा आता है कि उसका भाग्य अब क्या होगा। अगर वो अपने आप को प्रूव ना कर पाई तो उसे छिप के कॉन्वेंट में रहना पड़ेगा। तो जब बेनेडिक्ट उससे अपने प्रेम को एक्सप्रेस करता है तो वो कहती है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो वो उससे कहती है कि किल क्लॉडियो, क्लॉडियो को मार दो जिसने हीरो को इतना ह्यूमिलिएट किया। तो ये लाइंस हैं बीट्रिस इन मच अडो अबाउट नथिंग। ये लाइंस बीट्रिस की हैं मच अडो अबाउट नथिंग की। Where was Hamlet studying when he was summoned to Denmark on the death of his father? वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? जर्मनी में। हैमलेट को जब समन किया जाता है
डेनमार्क में बुलाने के लिए, तो उस समय वो जर्मनी में विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। In Shakespeare's Macbeth, who is Ross referring to when he uses the description Bellona's bridegroom? तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। बेलोना इज द गॉडेस ऑफ वॉर और डिस्ट्रक्शन, और इसमें बेलोनाज ब्राइडग्रूम, ग्रूम कहा गया बेलोना का ब्राइडग्रूम, यानी कि मकबेथ ने इतनी बेहतरीन तरीके से लड़ाई करी कि ही शुड बी कंसिडर्ड बेलोनाज ब्राइडग्रूम। तो बेलोना जो है इज़ द गॉडेस ऑफ वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। ये एक मेटाफर की तरह भी यूज़ हो सकता है कि बेलोना बेसिकली वैसे गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कही जाती है, तो बेलोना के रूप में मतलब आगे जाके ये लोग उसको कर सकते हैं कि लेडी मकबेथ को कहा गया है। वैसे इसमें बेलोनाज ब्राइडग्रूम यानी कि बेलोना मीन्स द गॉडेस ऑफ वॉर, और मकबेथ ने अपना मेटल प्रूव किया था, इसीलिए ही वॉज टर्म्ड बेलोनाज ब्राइडग्रूम। तो ये है मकबेथ। In the famous monologue from As You Like It, all the world is a stage, the last scene depicted. 7 stages of man को दिखाया गया है कि इंसान की ज़िंदगी इन 7 स्टेजेस में बटी हुई है, और उसमें जो लास्ट स्टेज दिखाई है वो सेकंड चाइल्डिशनेस है, कि जब इंसान बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है तो वो बच्चों जैसा ही हो जाता है, एंड मेयर ओब्लिवियन, और चीज़ें भूलने लगता है। तो 7 स्टेजेस दिखाई गई हैं, उसमें जो लास्ट स्टेज दिखाई गई है दैट इज सेकंड चाइल्डिशनेस, जब बहुत बूढ़ा जो है वो हो जाता है। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, टेम्पेस्ट जो प्ले है शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग, ये प्ले की थीम जब वो टेम्पेस्ट प्रॉस्पिरो खड़ा करते हैं उसमें उसमें समुद्र में लाते हैं, तो उनका एक ही पर्पस था कि जिन लोगों ने उनका किंगडम उनसे यूजर्प कर लिया उनको सजा देनी है। लेकिन अंत तक आते आते ये प्ले में है कि वो फॉरगिव कर देते हैं, फॉरगिवनेस, इसकी जो थीम है वो है फॉरगिवनेस। वो बाद में उसमें कहते हैं कि फॉरगिवनेस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, किसी को उसकी गलतियों का एहसास करा देना, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो बेसिक थीम है टेम्पेस्ट की फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। फॉरगिवनेस जो जिन्होंने प्रोस्पिरो के साथ बुरा करा था, फ्रीडम कैलिबान को भी फ्री कर दिया, एरियल को भी फ्री कर दिया, तो फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। All is but toys, renown and grace is dead. The wine of your life is drawn and the mayorless is left this world to brag of. In which play of Shakespeare do the above lines appear? सबसे पहले हम बात करते हैं मकबेथ प्ले में। ये लाइंस मकबेथ की हैं। जब कभी कोई इंसान अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करे वो दुखी है नहीं, जब कोई दुखी होता नहीं मगर दुखी दिखाने की कोशिश करता है तो वो ओवर कर देता, ओवर एक्टिंग कर देता है। यही सेम चीज़ मकबेथ के साथ होती है। जब डंकन की हत्या खुद ने ही करी, डंकन की हत्या करने के बाद जो है उसको ये कहीं से कहीं तक भी कुछ महसूस भी नहीं होता, लेकिन दूसरों के सामने ये दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा वो डंकन की डेथ से वो अफेक्ट हुआ है, वो ये बात जो है कहता है कि ऑल इज बट टॉयज, कि रिनोन, कि अब तो सारी ज़िंदगी बेकार है। जो रिनोन थे यानी कि डंकन, उनकी मृत्यु हो चुकी, जिंदगी से जिंदगी का रस जो है वो चला गया है, और एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट, बस अब इस जिंदगी को ढोना है। तो वो इतना ओवर कर देते हैं कि लोगों को उन्हीं पर शक होना शुरू हो जाता है। किस पे? मकबेथ पे। ये लाइन्स है मकबेथ की। डंकन की हत्या के उपरांत डंकन की मृत्यु पर दुख दिखाने के लिए जो मतलब ओवर किया है, एग्जैजरेशन जो है वो उन्होंने इसमें किया है। तो ये लाइंस हैं मकबेथ की। थिंग्स विदाउट अ रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। ये लेडी मकबेथ की लाइंस हैं। मकबेथ में लेडी मकबेथ की लाइंस हैं कि जब अगर किसी, वो कहते हैं कि अगर व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। बाद में लेडी मकबेथ भी गिल्टी कॉन्शियस से जो है वो जो है उसको पीड़ित हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं थिंग्स, जिस चीज की कोई रेमेडी नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। In William Shakespeare's drama Hamlet, who said this, a dream itself is but a shadow.
ये लाइंस हैमलेट के द्वारा कही जाती हैं। हैमलेट जो है इसमें ये लाइन कहते हैं कि जब उनके दोस्त, उनके चाइल्डहुड पॉल्स जो है रोजनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन आते हैं और उनसे कह रहे हैं जो तुम सपने देख रहे हो ये शायद तुम्हारे एम्बिशन के सपने हैं। तो हैमलेट को ये लगता है ये लोग इनसिंसियर हैं, ये मेरा हालचाल पूछने नहीं आए हैं, इन्हें क्लॉडियस ने ये भेजा है जानने के लिए कि वाई आई एम बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज मैनर, मैं क्यों स्ट्रेंज मैनर में बिहेव कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये लाइंस जो हैं ये हैमलेट की हैं, लाइंस नहीं लाइन। अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। तो ये लाइन हैमलेट ने कही है, किसके सामने कही है, रोजनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न के सामने कही है। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, ये लाइन जो है शेक्सपियर का सोनेट 1 की लाइन है। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज, इस लाइन का मतलब है प्रोक्रिएशन, यानी कि रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना। तो ये लाइन जो है ये फर्स्ट 4 लाइन्स, ये फर्स्ट 4 लाइन सोनेट्स की उन्होंने अपने सोनेट की यूज़ करी हैं, जिसका इस पोएम का मेन आइडिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन, यानी कि बच्चे पैदा करने की इम्पॉर्टेंस जो है वो शेक्सपियर ने इसमें बताई है। तो ये इनका सोनेट जो है वो सोनेट 1 है, ये सोनेट 1। विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ये मैंने आपको बताया था विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं और जो लास्ट के 2 सोनेट्स हैं वो लव गॉड क्यूपिड को के लिए लिखे गए। तो आप इसमें देखिए, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप, तो ये लास्ट जो है ये है दैट इज द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप। द गिल्ट कॉन्शियस ऑफ मकबेथ इज रिवील्ड इन, मकबेथ का गिल्ट कॉन्शियस कब रिवील होता है, जब विचेस ने ये प्रोफेसी कर दी थी कि राजा तो मकबेथ बनेगा मगर जो लाइन ऑफ किंग्स है वो बैंको से आएगा। तो मकबेथ ने बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को मरवाने के लिए असैसिन्स को भेज दिया था। बैंको मारा गया था, फ्लियंस बच गया था। अब वो सीन बैंक्वेट सीन है जब सब खाना खाने के लिए बैठे हैं और बैंको का घोस्ट जो है वो बैठा हुआ दिखाई देता है और तभी मकबेथ जो है उसे कहता है, अपना उसका गिल्ट कॉन्शियस जो है वो सभी के सामने जो है वो आ जाता है। तो पहली बार गिल्ट कॉन्शियस सामने आता है बैंक्वेट सीन में, किसे देखकर, बैंको के घोस्ट को देखकर। तो ये आंसर है बी। अरे चलिए अब पहले यहाँ पर रुकते हैं और मैं अब आप लोगों से कुछ यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ, अगर आप इस वीडियोस को, इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप नोट करते चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस का क्या है, ये क्वेश्चंस मैंने भी कहीं से बनाए नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी सब बुक्स में दिए रहते हैं। हमें इन्हें कई बार क्वेश्चंस को समझने में गलती हो जाती है और उन क्वेश्चंस को समझने में गलती करने से या रटने से आप ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है रट के किसी चीज़ को, किसी एग्ज़ाम को निकालना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, आपके पास समय है, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एक राह आपके लिए है, आप इस पर चलिए और जो है इसको चीज़ों को, जो एक क्वेश्चंस हैं इन्हें रटिए मत, इन्हें समझ के चलिए। मैं भी जब भी कोई क्वेश्चन देखती हूँ तो मुझे इसमें आगे पीछे सारी चितार जोड़ती हूँ और तब उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। अगर ये चीज़ें, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। कमेंट करने में कंजूसी मत करिएगा, और तो हम आपसे कोई भी चीज़ नहीं कहते हैं, कि कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। हमें भी जो है अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए एक लगातार जो है मोटिवेशन चाहिए होता है। तो बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, बस अब इसको आगे बढ़ाती हूँ। Who in Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song? As You Like It जो कि एक पेस्टोरल रोमांस है, रोमांस एक मिस्टीरियस, एक एडवेंचरस स्टोरी होती है। शेक्सपियर के जो ये प्ले है पेस्टोरल रोमांस, यानी कि गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित, इसमें ये मतलब सारे कैरेक्टर्स बहुत खुश हैं, केवल जो है एक मेलंकली कैरेक्टर है जैक। जैक इसमें एमियन से कहता है तुम गाना गाओ, गाना गाते जाओ। तो कहते तुम तो दुखी होते हो, कहते मैं तो ना खुशी में से भी ना मेलंकली जो है वो सक कर लेता हूँ। तो ये एज यू लाइक इट में
कौन जो है वो सॉन्ग में से मेलेंकली को सक कर लेता है, वो है जैक्स। तो इसमें सबसे ज्यादा मेलेंकली कैरेक्टर ही कौन है? जैक्स। हु लव्स टू रिमेन अनहैप्पी। हाउ डज रोजलिंड रिस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न्स हिज लव। जब ऑर्लैंडो ये कहता है कि अगर रोजलिंड ने उसके प्यार को नहीं जो है एक्सेप्ट करा तो ही विल डाई, तो रोजलिंड इसमें सिंपली ये कहती है नोबडी डाइज आउट ऑफ लव। कोई प्यार की वजह से मरता नहीं है। तो ये है शी अश्योर्स हिम दैट नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव, कि कोई भी व्यक्ति प्यार की वजह से नहीं मरा है। In which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies with the ruggish imp of folklore Puck? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि शेक्सपियर का फेरीज पर आधारित, फेरीज है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं इस प्ले में। और इस प्ले में थीसियस एंड हिप्पोलाइटा की शादी होने वाली है। उन्हें आशीर्वाद देने के लिए फेरीज के किंग एंड क्वीन ओबेरॉन एंड टाइटेनिया आए हैं, जिनमें से रॉबिन गुडफेलो या पग जो है वो एक बहुत ही शरारती जो है वो एक फेरी है। और इसमें इसके अलावा मैंने कल इसका एक क्वेश्चन लिया था कि इसमें एक निक बॉटन जो कि एक वीवर है, जिसे एकमात्र वो एक ह्यूमन कैरेक्टर है जो फेरीज के कांटेक्ट में जो है वो आता है। और ये प्ले सुपरनैचुरल एलिमेंट्स में इसमें मतलब इट हैज अबंडेंस ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। तो ये है दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट द विचेस वर। मकबेथ के एम्बिशन को हवा किसने दी थी? विचेस ने। मगर विचेस इक्विवोकेटर्स थी, यानी कि उनकी जो बात थी वो एम्बिगियस थी, वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कहती, उनकी बात में और बातें छिपी रहती थी। तो विचेस इक्विवोकेटर्स थी, यानी कि उनकी बात को दो तरीके से समझा जा सकता था। तो विचेस वर इक्विवोकेटर्स, दे वर एम्बिगियस इन द सेइंग्स, यानी कि उनकी बात में क्लियर मीनिंग जो है वो नहीं निकलता था। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड, 12 से 16 सेंचुरी के पीरियड को उन्होंने कवर करा है। उनके शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो 350 ईयर्स को कवर करते हैं, 12 से लेकर 16 सेंचुरी। तो ये है 350 ईयर्स कवर करते हैं। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर। क्यूरन किंग लियर में आता है, एक कोर्टियर है। क्यूरन जो है वो एक माइनर कैरेक्टर है और कौन से प्ले में अपीयर होता है? किंग लियर में। टेक और टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइंस अकर इन। ये लाइंस जो हैं मेजा फॉर मेजर, जैसे को तैसा, ये लाइंस मरियाना के द्वारा कही जाती हैं। और ये मरियाना जिससे शादी का वादा जो है वो बहुत पहले किया था, मगर वो सिर्फ डाउरी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती, तो इसीलिए ये गाना वो गाती है, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। ये मेजर फॉर मेजर की का सॉन्ग है, दैट इज टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये एक बहुत फेमस जो है प्रोज वर्क है, जो लिखा है टी.एस. इलियट, मॉडर्न एज के राइटर हैं टी.एस. इलियट। उन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर क्यों है। हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर इसलिए है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं है। इट मीन्स वी डू नॉट फील लाइक हीरो, मतलब हीरो के साथ हम लोग एम्पैथाइज जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो हैमलेट में ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं है। तो ये लिखा है, ये दिस वर्क वॉज रिटन बाय टी.एस. इलियट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुए लिटरेचर के क्वेश्चन, सब कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं। आज ज़्यादा तो ग्रामर के क्वेश्चंस मैं नहीं लाई आप लोगों के लिए, थोड़े से ही हैं, मगर फिर भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। देखिए, पहला है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब जिसमें कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन जहाँ कंपैरिजन है वो एज से या सो एज से कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन 2 में होता है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 या 3 से ज़्यादा। अब जरा पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। मोस्ट अदर है, जापान इज रिचर देन एनी अदर होता तो बात अलग थी, यहाँ मोस्ट अदर है, यानी कि अन्य से। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट अदर कंट्रीज,
जब मोस्ट अदर आता है तो हम उसमें पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से शुरू करते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। ठीक है, तो यहां पर जब मोस्ट अदर आता है तो हम जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो हम किस में चेंज करते हैं? मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। अगर ये होता जापान इज रिचर देन अच्छा रिचर देन मोस्ट अदर तो वेरी फ्यू उसमें कर दिया है। अगर ये रिचेस्ट होता तो ये भैया ये कंपैरेटिव डिग्री को हमने इसमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया है। मोस्ट अदर चेंजेस इनटू वेरी फ्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल होता है कि इसमें ना कभी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आप सेंटेंस को चेंज करिए मगर उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट, तो अगर आप इसमें इंटेरोगेटिव में करना चेंज करें तो हु वुड लाइक टू बी ग्रेट अगर कर दे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में हु वुड लाइक टू बी ग्रेट, एवरीबडी वुड, तो ये तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब आपको इसको इस तरीके से चेंज करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ना रहे, जो ये है वही इसका क्वेश्चन फॉर्म हो। तो अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा। एवरीबडी को चेंज कीजिए हु में, हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट। तो हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट एक ही इसका ये, तो हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये नियम है कि आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है मगर उसका मीनिंग नहीं। अब जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं ही इज ग्रेट, ही इज नॉट ग्रेट, इसका नेगेटिव हो गया, तो ये ऐसे नहीं होता। आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। देखो मैंने विच वुड कर दिया, ये देखो वो तो अच्छा होने जाने से पहले देख लिया मैंने क्या गड़बड़ करी है। ये एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट, हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट, बोल सही रही हूं, मैं आंसर गलत पे मार्क करा। विच वुड नहीं, हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट। ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसको नेगेटिव में बदलना है। अब आपको कर दें ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो ये ऐसे नहीं होता। ओनली को जो हम चेंज करते हैं, ओनली चेंज होता है नन बट में, तो ओनली चेंजेस इनटू नन बट, तो यहां पर आ जाएगा नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो देखिए कहां पर है, नन बट्स द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फिर भी मैं देख लेती हूँ, नो अदर देन साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई, तो नन के साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ओनली चेंज हो जाता है नन बट में, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। These mangoes are so cheap that they cannot be good. Pick the best alternative for the following sentence using the adverb to. अब जो ये so है ये to में हो जाएगा, अब जो cannot है ये to में बदल जाता है। तो आप ये देखिए these mangoes are too cheap to be good, that they को पूरा का पूरा जो है वो to में कर देते हैं। These mangoes are too good to be too cheap to be good, तो these mangoes are too good to be टू, ये देखिए दीज मैंगोज आर टू गुड, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, चीप पहले आएगा, दीज मैंगोज आर टू चीप, ये आ गया पहले एडजेक्टिव के आगे, फिर हो गया टू। दीज मैंगोज आर टू चीप, ये इतने सस्ते हैं कि ये अच्छे नहीं हो सकते, तो दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, जैसे मैंने अभी आपको बताया हु डज नॉट वांट टू बी हैप्पी, ये साधारण रूप में इस तरीके से बन जाएगा, एवरीवन विशेस टू बी, हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी और एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। अब यहां पर देखिए इसमें जिस तरीके का हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी इसमें आ रहा है, इज देयर एनी मैन, इज देयर एनी मैन ये बीच में इसमें लगा दिया है, वैसे आप खाली ये भी लगाते हु डजंट विश टू बी हैप्पी, तो वो भी सही था। तो इज देयर एनी मैन हु डजंट, बाकी भी और भी देख लेते हैं, इज देयर एनी मैन हु विशेस टू बी हैप्पी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा। तो इज देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी। अब नाउ नेक्स्ट है एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे। अब इस सेंटेंस को हमें एज सून एज द थीफ
सॉ द पुलिस मैन ही रैन अवे, ये कंजंक्शन लगा हुआ है। अब हमें इसको बनाना है नो सूनर से। तो नो सूनर, एज सून एज जो है जब आ रहा है तो हमें उसमें कोई कॉमा या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस मैन देन ही रैन अवे। तो नो सूनर से हो जाएगा नो सूनर, क्योंकि सॉ है तो डिड लगाएंगे। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस मैन देन ही रैन अवे। तो एज सुन एज को नो सूनर से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। Combine the following pair of sentences into one sentence that conveys the same meaning. He may be innocent. I do not know. हो भी सकता है, हो भी सकता है का सेंस आता है किसमें, इफ या वेदर में। I do not know he if he is innocent. If he is, I do not know what. I don't know क्या नाउन क्लॉज है। I do not know if he is innocent. तो if से क्या करता है, डाउटफुल रहता है कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी। I doubt that he is innocent. I doubt और मुझे शक है कि वो innocent है। मे बी से आ रहा है, एक पॉजिटिव वे है, तो ही मे बी हो भी सकता है, तो हो भी सकता है के सेंस को हम इफ से बनाएंगे। आई डाउट दैट ही इज इनोसेंट, ये सेंटेंस का सेंस ही चेंज हो गया कि मुझे शक है, संदेह है कि वो इनोसेंट है। आई डू नॉट नो दैट ही इज इनोसेंट, मुझे नहीं पता कि वो इनोसेंट है। आई डू नॉट नो वॉट दैट ही इज इनोसेंट, मुझे नहीं पता कि वो इनोसेंट है। दैट ही इज इनोसेंट, ये वही क्लॉज आगे ले आया गया। आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। आई डू नॉट नो, अब यहाँ पे वेदर लगना चाहिए था, वेदर ही इज इनोसेंट और नॉट, तो यहाँ पर ये से सही हो जाता। तो जब हम किसी चीज़ पे कहते हैं कि मे बी हो भी सकता है कि वो इनोसेंट हो, तो वहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करते हैं। आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। ओ दैट आई वर यंग अगेन, इस सेंटेंस को असर्टिव को में बदलना है। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आपका ओ दैट आता है तो वो आई विश में चेंज हो जाता है, आई विश में चेंज हो जाता है। ओ दैट आई विश में बाकी का एज इट इज रहता है। आई विश आई वर यंग अगेन, फुल स्टॉप। आई विश आई वर यंग अगेन, और यहां फुल स्टॉप जो है हम लगा देंगे। He must accept his fault, otherwise he will not be spared. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे हमें बदलना है। अदरवाइज भाई अगर ये दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स में बदलना है, यानी कि एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स आएगा, शर्त पर आधारित है कि जब तक वो अपनी गलती नहीं मान लेगा। तो जो शर्त वाला है उसे या तो आप इफ ही डू नॉट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, तो यहाँ पर ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, ठीक है। तो या तो ये ऐसे बनना चाहिए, या जब तक नहीं, एक शर्त बता रहे हैं। शर्त बताई किससे जाती है, अनलेस से, तो आप अनलेस से बताइए। अनलेस ही एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो अनलेस ही एक्सेप्ट्स, अनलेस में नॉट छिपा रहता है तो हम उसमें और कुछ नहीं लगाते। अनलेस ही एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। Besides being sent to prison, the culprit was heavily found. तो कंपाउंड में इसे हमें बदलना है, ये अब सिंपल सेंटेंस है। Besides being sent to prison, the culprit was heavily, तो not only but also से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, he was not only sent to prison but also heavily fined। तो ये देखिए यहाँ पर है, the culprit was not only sent to prison, भाई not only के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये देखो सी कर दिया। द कल्प्रिट वॉज नॉट ओनली के बाद वर्ब आ रहा है, बट ऑल्सो हेविली फाइंड। फाइंड है, वर्ब के लिए ही रहा है, और भी देख लेते हैं। ऑल दो थे तो होगा ही नहीं। कल्प्रिट, द कल्प्रिट से हेविली फाइंड टू, ये द कल्प्रिट सेंट टू प्रिजन हेविली फाइंड टू, तो यहाँ से इसको नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें हमें कंपाउंड में बदलना है, तो दो अलग अलग वाक्य होने चाहिए, और हमें कंपाउंड में तो जो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ आएगा द कल्प्रिट वॉज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन बट ऑल्सो हेविली फाइंड। सेम पार्ट ऑफ स्पीच रखते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। तो ये था आज का सेशन, और उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। बाकी का सेशन कल कंटिन्यू करूँगी। मतलब आज ग्रामर के क्वेश्चन मैंने 15 होते हैं मेरे, आज मैंने 10 ही रखे हैं, और मैं आप लोगों को और लिटरेचर और ग्रामर की सीरीज़ के साथ आपके सामने आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।